स्टूडेंट्स को ये स्लाइड नजर आ रही है, एड्रेसेस इन ब्रांच? यस। ओके, सो चलें आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपकी असाइनमेंट नंबर 1 मैंने ग्रेड करके रिटर्न कर दी थी, वो आप लोगों को उसके मार्क्स पता लग गए होंगे। असाइनमेंट नंबर 2 मैंने अपलोड कर दी है LMS के ऊपर, वो आप लोग चेक कर लें, और उसकी ड्यू डेट है वो है 14 अप्रैल, नेक्स्ट वेडनेसडे। तो आपके पास एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम है उसको करने का, तो उसको ध्यान से करें, वो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है। और उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस हैं मिड टर्म में भी मोर और लेस उस तरह की चीजें आ सकती हैं, तो एवरीवन शुड ट्राई टू डू इट, और कॉपी करके Excuse me, जमा sir. करवाएं, खुद करें। जी, सर काइंडली बुक भी ना शेयर कर दें बुक तो ऑलरेडी अपलोडेड है LMS पे। LMS के ऊपर, उसका लिंक अपलोडेड है, और यहाँ पे मेरे ख्याल है आपकी फाइल्स के अंदर है। माइक जरा बंद करें, मैं चेक कर लेता हूँ एक दफा। जी, बुक अपलोडेड है आपकी फाइल्स के अंदर, चेक कर लें आप, ये टीम्स के ऊपर ही। ओके सर। ओके, अच्छा, सो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, एड्रेसेस इन ब्रांच। सो हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास दो तरह की जो है वो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं, ब्रांच नॉट इक्वल और ब्रांच इक्वल। तो जिस तरह से कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है, ब्रांच नॉट इक्वल में वो शेयर करेगा, वो कंपेयर करेगा T4 और T5 को, और अगर ये दोनों अनइक्वल हुए तो वो लेवल पे जंप कर जाएगा, यानी ये वो इंस्ट्रक्शन है जहां वो जंप करेगा, ये उसका उस इंस्ट्रक्शन का लेवल है। और ब्रांच इक्वल में वो T4 और T5 को टेस्ट करेगा फॉर इक्वालिटी, और अगर दोनों इक्वल हुई तो वो लेवल के ऊपर जंप कर जाएगा। इसका फॉर्मेट हमने इसी तरह से देखा कि ये ऑपकोड है 6 बिट्स का, ये RS है, ये एक रजिस्टर है, T4 लेट्स से RT जो है ये आपका T5 रजिस्टर है, और 16 बिट ऑफसेट है। 16 बिट ऑफसेट का मतलब ये है कि जो लेबल है इसको जब हम एक फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे तो वो एड्रेस जो है वो 16 बिट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये कहता है कि कई दफा ऐसा हो सकता है कि आपका एड्रेस जो है वो इससे बड़ा हो, 16 बिट से ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि आपके पास टोटल जो एड्रेस स्पेस है वो 32 बिट्स की है। तो वो ये कहता है कि इसमें फिर हम लोग ये करते हैं कि वी स्पेसिफाई रजिस्टर सच एज लोड वर्ड, स्टोर वर्ड एंड एडेड टू द ऑफसेट, यानी कि हम एक रजिस्टर जो है वो 32 बिट का लेके, उसमें 32 बिट्स ऑलरेडी होती हैं, और उसके अंदर हम ऑफसेट को ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक बड़ा एड्रेस जो है 32 बिट का बन जाता है। तो जैसे से 1000 लिखा हुआ है तो 1000 प्लस 1 करेंगे तो 1001 आपका बन जाएगा। तो उसी तरह से 16 बिट्स आप यहाँ से ले लेंगे, और बाकी बिट्स जो हैं वो आप किसी रजिस्टर के थ्रू ले लेंगे। ठीक है जी, ये क्लियर है सारे लोगों को? ओके, अच्छा, अब तीसरी जो हम लोगों ने पढ़ी थी टाइप ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, वो थी अनकंडीशनल ब्रांच। अनकंडीशनल ब्रांच को हम लोग जंप भी कहते हैं, सो समटाइम्स इट्स यूज्ड कॉल्ड जंप या अनकंडीशनल ब्रांच। तो जिस तरह से कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये एक ऐसी ब्रांच है जो अनकंडीशनल है। दैट मींस कि इसमें जब भी ये इंस्ट्रक्शन आएगी, ये किसी कंडीशन को टेस्ट नहीं करेगा कि वो इक्वल है या अनइक्वल है या कुछ और, वो जहां पे भी ये इंस्ट्रक्शन आएगी वो जो लेबल होगा उस पर जंप कर जाएगा। तो इसका फॉर्मेट है जे, खाली जे इंस्ट्रक्शन है, which stands for jump, and it will jump to जो भी आपने उसका लेबल दिया हुआ होगा वो वहां पे जंप कर जाएगा, ठीक है। सो जंप को भी हम यूज करेंगे ब्रांच। सो यहाँ पे जिस तरह से कोड है कि I is not equal to j, h is equal to I plus j, else h is equal to I minus j। तो इस केस में वो जंप को भी यूज कर रहा है। यहाँ पे जब इंस्ट्रक्शन आएगी जंप लेबल lab 2, तो वो lab 2 के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, बजाय के इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता। तो ये जंप जब आएगी तो इट विल कम डायरेक्टली ओवर हियर, ठीक है।
and it will not execute lab 1 instruction. जंप का जो फॉर्मेट है बाइनरी के अंदर वो सिंपल सा है. अगेन 6 बिट का उसका ऑपकोड है. सो ये ऑपकोड तो बताता है कि ये जंप की इंस्ट्रक्शन है. और आगे हमारे पास 26 बिट्स हैं, क्योंकि आपको पता है हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 32 बिट्स की होती है. तो 26 बिट्स हैं. 26 बिट्स के अंदर आप इसका कोई भी जो लेबल है उसका एड्रेस दे सकते हैं. अगेन 32 बिट्स नहीं है पूरी, मतलब टोटल एड्रेस स्पेस हमारी 32 की है, लेकिन 26 बिट्स तक का आप यहाँ पे दे सकते हैं. 26 से बड़ा बनाना हो तो फिर वही तरीका जो हमने कहा कि एक रजिस्टर लेंगे और उसमें 26 बिट्स ऐड कर देंगे तो आपके पास 32 बिट का एड्रेस हो जाएगा. लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ योर प्रोग्राम्स 26 बिट्स विल बी इनफ. एनी क्वेश्चंस? कोई चीज क्लियर ना हो? जी सर, अगर ये जो सा जंप लैब के ऊपर अगर हम कोई लेबल डालें जी तो बिल्कुल. कंपाइलर शुरू से जाएगा कि जंप हो जाएगा उसमें? हाँ बिल्कुल हो जाएगा. जो क्योंकि वो जब आप पूरा प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं तो लेबल देंगे ना अपने प्रोग्राम के अंदर. तो जब कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा तो वो उस लेबल को एक फिजिकल एड्रेस में कैलकुलेट कर लेगा और वो फिजिकल एड्रेस यहाँ पे डाल देगा. जी अच्छा. तो ये हो गया. आगे इसके अंदर एक और भी टेक्निकलिटी है. इस पे कुछ ज्यादा आप वो हो कि अगर आपने 32 बिट का एड्रेस बनाना हो और आपके पास 126 बिट का हो, एक तो ये कि ये कंपाइलर करेगा. सो आपको इसमें इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं वैसे बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वो करेगा किस तरह से. तो वो ये करेगा कि MIPS jump J instruction replaces lower 28 bits of the PC with A00, where A is the 26 bit address. It never changes the upper 4 bits. तो यानी वो ये कह रहा है कि जब उसने 32 बिट्स बनानी होंगी ना तो वो पीसी लेगा. अब आपका पीसी जो है वो 32 बिट का है, ठीक है, इट इज 32. तो वो जो इसकी लोअर 26 बिट्स हैं उसके अंदर वो यहाँ पे सॉरी जो इसकी यहाँ सॉरी इस तरह से हम बना देते हैं. लोअर 26 बिट्स जो हैं वो आपकी आ जाएंगी यहाँ से, और जो 4 अपर बिट्स है आपकी प्रोग्राम काउंटर की ओरिजिनली रहेंगी. तो ये दोनों मिला के भी वो 32 बिट का एड्रेस जनरेट कर सकता है कई दफा. ठीक है. तो यानी क्या किया, पीसी की 32 बिट्स ली, उन 32 में से लोअर 26 यानी ये वाली जो थी ये उसने आपका एड्रेस डाल दिया, और ये 4 बिट्स जो हैं पीसी की एज इट इज रहेंगी, वो उसके साथ मिला के उसका एड्रेस बना देगा. तो ये जिस तरह से उसने दिखाया है कि ये लोअर 4 बिट्स हैं पीसी की 1011, ये एज इट इज ही रहेंगी, और एक्स जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, और एक्स आपका 28 बिट्स का होगा. अच्छा, फिर हम लोगों ने ये भी थोड़ी सी बात की थी कि कॉन्स्टेंट्स हैं. सो कॉन्स्टेंट्स जो है वो काफी दफा हम लोग चूंकि इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपकी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जिनके साथ आप एक रजिस्टर के बजाय एक कांस्टेंट भी दे सकते हैं. सो एक वैल्यू आपकी रजिस्टर होगी और दूसरी वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जाएगी. तो कांस्टेंट जब आपने देना है तो आप उन इंस्ट्रक्शंस के आगे आई लगाएंगे. एड आई, एसएलटी आई यानी सेट लेस देन आई, एंड आई और आई, ये सारे. तो आई जो है वो इंडिकेट करता है कि ये इमीडिएट ऑपरेंड है. इमीडिएट से मुराद है कि यही नंबर ही आपने इस्तेमाल करना है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, जो भी कंपैरिजन करना है. तो ये आपको मिप्स जो है वो अलाउ करेगा कि आप कांस्टेंट्स भी दे सकते हैं. दोनों कांस्टेंट्स नहीं दे सकते, एक कांस्टेंट हो सकता है. एक जो है वैल्यू वो हमेशा किसी रजिस्टर में से ही आएगी, और वैल्यू सेव भी एक रजिस्टर के अंदर ही होगी. लेकिन एक वैल्यू जो है रजिस्टर से आएगी, एक वैल्यू आप इमीडिएटली दे सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? ठीक है. तो ये वही है इमीडिएट ऑपरेंड्स. ये उसने बताया कि इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, जिस तरह से उसने ये इंस्ट्रक्शन दी आपको, ऐड आई, स्टैक पॉइंटर
SP4, यानी कि वो ये कह रहा है कि स्टैक पॉइंटर, ये जो भी रजिस्टर है आपका स्टैक पॉइंटर है, इसमें 4 ऐड करके वापस स्टैक पॉइंटर के अंदर आप सेव कर लें। तो ये जो 4 है ये इस इंस्ट्रक्शन में इस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, यानी ये 16 बिट्स, मतलब ये नंबर जो है ये 16 बिट से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, बट विद इन 16 बिट्स अगर हुआ तो ये यहाँ पे, ये आप देखें इसने यहाँ पे 4 लिख दिया, ये आपका 4 आ जाएगा। बाकी ये आपका एक रजिस्टर है, इस केस में तो दोनों सेम ही है, स्टैक पॉइंटर नहीं है तो दोनों का कोड सेम है। और ये इसका 6 बिट का ऑप कोड है, इसको ये तो ऐड आई का ऑप, ये स्टैक पॉइंटर के कोड्स हैं, और ये आपका 4 यहाँ पे लिखा गया। ये फिर हम लोगों ने देख लिया था कि और आई के साथ आप किस तरह से ये लार्जर कॉन्स्टेंट्स भी आप बना सकते हैं। अगर आपका कॉन्स्टेंट जो है वो इससे बड़ा हो तो फिर आप और करके इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं अब तक जो हमने सीखी, ऐड, सब्ट्रैक्ट, लोड वर्ड, स्टोर वर्ड, ब्रांच नॉट इक्वल, ब्रांच इक्वल, जंप, ये इनके फॉर्मेट्स हैं 3 मुख्तलिफ, और बस यही 3 फॉर्मेट्स हैं जो पूरी मिक्स के अंदर आपके इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगली एक और इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कंट्रोल फ्लो के लिए, और हमने अभी तक जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं वो है ब्रांच इक्वल और ब्रांच नॉट इक्वल। व्हाट अबाउट ब्रांच इफ लेस देन, यानी कि ब्रांच करेंगे अगर एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है तो आप ब्रांच करें। अभी तक हमने पढ़ा था कि या वो दोनों इक्वल हैं या वो दोनों अनइक्वल हैं, लेकिन हमने लेस देन या ग्रेटर देन वाला नहीं पढ़ा। तो मिप्स में एक इंस्ट्रक्शन है आपके पास जो है SLT, सेट ऑन लेस देन, ठीक है। सो SLT स्टैंड्स फॉर सेट ऑन लेस देन। सेट ऑन लेस देन का क्या मतलब है? का भी फॉर्मेट है कि 3 रजिस्टर्स हैं, T0, S1 और S2, और ये S1 और S2 को कंपेयर करेगा। सेट लेस देन का मतलब है कि इफ S1 इज लेस देन S2 देन T0 को 1 पे सेट कर देगा, यानी T0 में सारे वंस आ जाएंगे, और अगर ये लेस देन ना हुआ तो T0 को ये 0 कर देगा, ठीक है। तो सेट लेस देन, सो ये पूरी ब्रांच नहीं है, यानी ये उसके बाद ऑब्वियसली इस इंस्ट्रक्शन से सिर्फ T0 सेट हो जाएगा, या 1 पे या 0 पे। उसके बाद आपको फिर एक ब्रांच की इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, ब्रांच इक्वल की या ब्रांच नॉट इक्वल की, टू एक्चुअली ब्रांच एंड गो समवेयर, ठीक है। तो ये है। उसके बाद वो ये कहता है कि हम लोग ब्रांच लेस देन की इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। अगेन BLT जो है ब्रांच लेस देन में वो S1 और S2 को कंपेयर करेगा, और अगर S1 लेस देन होगा तो वो लेबल पे जंप कर जाएगा। तो वो ये कहता है कि ये एक सूडो इंस्ट्रक्शन है। ये हमने पहले भी एक दफा बात की थी कि आपके जो असेंबलर है उसमें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो एक्चुअली हार्डवेयर के अंदर नहीं है, लेकिन वो 2-3 इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक इंस्ट्रक्शन बना लेता है और वो आपको देता है। तो ब्रांच लेस देन इज वन ऑफ दोज इंस्ट्रक्शंस। सो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, सेट लेस देन भी और ब्रांच लेस देन भी, ठीक है। सो ब्रांच लेस देन का ये फॉर्मेट होगा, और ये सिंपल है सेट लेस देन से, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने ये दोनों को लेस देन करेगा तो ये लेवल पे जंप कर जाएगा, जबकि सेट लेस देन के बाद आपको एक ब्रांच की भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, ब्रांच इक्वल टू 1 या ब्रांच इक्वल टू 0 या व्हाटएवर, ठीक है। क्लियर है? सो एवरीवन नोज कि सेट लेस देन की इंस्ट्रक्शन कैसी है, किस तरह इस्तेमाल होगी। हाँ जी, क्लियर है? तो कोई बंदा तो बोले, सब लोग ही चुप करके बैठे हुए हैं। कोई नहीं बोला। आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। क्लियर। चले माइक ऑन करके अपना नाम हमें सेट करना जरूरी है। क्या चीज? ये हमें ब्रांच करने से पहले हमें सेट करना जरूरी। क्योंकि कंडीशन तो तभी इवैल्यूएट होगी ना, कंडीशन तो तभी इवैल्यूएट होगी
यानी कि लेस देन, जाहिर है ऑब्वियसली, क्योंकि पहले आपने इसको टेस्ट करना है ना कि ये ब्रांच तो आपने तब करना है जब S1 कम है S2 से, तो वो तो आप यहाँ से ही टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आप ब्रांच करेंगे ना। सर वैसे हम लैब में तो उसमें तो हम ये सेट तो करते हैं सिर्फ। सॉरी, आप आवाज थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, क्या कह रहे हैं, लैब में क्या है? मैं कह रहा हूँ जब हम लैब में तो हम ये सेट का करते नहीं थे, हम सिर्फ ब्रांच का करके हाँ और उसको बस हम जंप कर देते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ कि एक्चुअली ब्रांच लेस देन फिजिकल कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन जब आप ब्रांच लेस देन देते हैं ना, तो वो सेट लेस देन और फिर ब्रांच इक्वल, दो इंस्ट्रक्शंस को अंदर कोड कर देता है उसके। तो प्रोसेसर जो है वो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को करता है, लेकिन आप वैसे ही इस तरह से लिख देते हैं। तो बट इट्स फाइन, ये कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप ब्रांच लेस देन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा, सो ये आगे मुख्तलिफ जो रजिस्टर्स हैं उनके यूजेस लिखे हुए हैं। जीरो रजिस्टर तो जैसा मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमेशा जीरो ही होता है। बाकी V0 V1 है, वैल्यूज फॉर रिजल्ट्स एंड एक्सप्रेशन, फिर आर्ग्यूमेंट्स है, T0 टेम्परेरीज के लिए, सेव वेरिएबल्स के लिए, फिर T8 T9 मोर टेम्परेरीज के लिए। तो मोरलेस ये आप इसके अंदर कोई भी, यानी इनके अंदर आप अपने वेरिएबल्स डाल सकते हैं। और फिर हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड रजिस्टर्स हैं, जिसमें से ग्लोबल पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, फ्रेम पॉइंटर और रिटर्न एड्रेस। ये हम लोग स्पेसिफिक मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिटर्न एड्रेस होता है कि जब आपने ब्रांच कहीं पे आप जंप करते हैं, और जंप करने के बाद आप कोई सब रूटीन एग्जीक्यूट कर देते हैं, और सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद आपने रिटर्न करना होता है ओरिजिनल प्रोग्राम के ऊपर वापस। तो उसके लिए जो एड्रेस होता है वापस आने का, वो फिर हम रिटर्न एड्रेस के अंदर डाल देते हैं। तो अगेन ये तो वही है, असेंबली लैंग्वेज वर्सेस मशीन लैंग्वेज। असेंबली जो है वो प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक से मुराद है ऐड, मल्टीप्लाई, ये वर्ड्स के तौर के ऊपर होते हैं। और इसमें जो है वो आपको कोई नंबर्स नहीं याद करने पड़ते, मतलब बाइनरी के अंदर तो जब मशीन में आप चले जाते हैं तो सिर्फ बाइनरी होता है। तो इस वजह से असेंबली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दिस मेक्स द प्रोग्रामिंग इजी। मशीन लैंग्वेज जो है ये अंडरलाइंग रियलिटी है, ये है असल में जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। और सो प्रोसेसर के अंदर तो यही होता है, लेकिन चले थैंकफुली वी हैव असेंबलर्स। तो असेंबलर्स जो हैं वो हमारे असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं हमारे बाइनरी कोड के अंदर। फिर जैसे हमने बात की कि असेंबली कैन प्रोवाइड सूडो इंस्ट्रक्शंस। सूडो इंस्ट्रक्शंस वही जिसमें से ब्रांच लेस देन थी, उसी तरह से चंद और सूडो इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि ये एक्चुअली हार्डवेयर के अंदर नहीं है, लेकिन ये जब आप असेंबलर को देंगे, असेंबलर इसके इक्विवेलेंट हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस खुद ही बना लेगा और वो आपका काम करके दे देगा। तो जिस तरह से ये एग्जांपल उसने दी, मूव की इंस्ट्रक्शन है, मूव T1 T0, यानी कि वो ये कहता है कि इसमें क्या होगा कि T1 के कंटेंट्स जो हैं वो T0 के अंदर मूव हो जाएंगे। ये अब असेंबली के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये हार्डवेयर के अंदर नहीं है। हार्डवेयर में ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, इस तरह से ऐड T0 T1 0, तो वो 0 T1 में ऐड कर देगा, तो T1 के वही कंटेंट्स रहेंगे, और फिर वो T1 जो है वो T0 में उसका रिजल्ट आ जाएगा दोनों का। तो एक्चुअली T1 के कंटेंट्स T0 में मूव हो जाएंगे थ्रू एन ऐड इंस्ट्रक्शन। तो बजाय इसके कि ये आप इस असेंबलर को ये देंगे तो भी ये रिजल्ट आएगा, और ये वाली इंस्ट्रक्शन देंगे तो भी एक ही रिजल्ट आएगा। तो ये वो सारे आपके सॉफ्टवेयर कन्वेंशंस हैं, ये कोई अभी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, सो ये मिप्स के एड्रेसिंग मोड्स हैं। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि एक नंबर 1 जो हमारा एड्रेसिंग मोड है वो है आपका
इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड से क्या मुराद है, यानी कि एड्रेस किस तरह से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपना इमीडिएट नंबर जो भी आपने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है वो आप यहाँ पे दे देंगे, जिस तरह से हमने पढ़ा था। फिर हमारा है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में आपके तमाम डेटा जो है वो रजिस्टर्स के अंदर से आता है। फिर एक हमारा बेस एड्रेसिंग मोड। बेस एड्रेसिंग मोड क्या है कि आप जो आपका एड्रेस है, ठीक है, अगर वो 16 बिट का है तो एक 32 बिट का रजिस्टर आप लेते हैं जिसमें बाकी एड्रेस होता है, उसको इसमें से ऐड करते हैं एड्रेस और रजिस्टर को, और एक नया एड्रेस बनाते हैं और वहां से आप मेमोरी में चले जाते हैं अगर आपको 32 बिट का एड्रेस चाहिए हो। फिर ये पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग थी, ये जंप के केस में हमने पढ़ी। जो कि आपके पीसी के कंटेंट्स, जो आपका प्रोग्राम काउंटर है, उसको और एड्रेस को ऐड करती है और नया एड्रेस जनरेट करके वर्ड के अंदर जाती है। और फिर सूडो डायरेक्ट एड्रेसिंग है। ये अगेन ये कोई एक्चुअल कोई एड्रेसिंग मोड नहीं है, ये बेसिकली यही वाला एड्रेसिंग मोड है, लेकिन ये असेंबलर ने खुद बनाया हुआ है। तो ये इसमें एड्रेस प्लस पीसी दोनों ऐड होते हैं और आपका वर्ड एक्सेस होता है। ऐड नहीं होते, कॉन्कैटिनेट होते हैं इसको कहते हैं। यानी ये हमने वो जो पढ़ा था कि पीसी के 4 बिट्स चेंज नहीं होते और फिर बाकी जो आपके 28 बिट्स हैं वो आपके यहाँ एड्रेस से आ जाते हैं। तो ये आपके 4 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अच्छा, सो ओवरव्यू ऑफ मिथ्स, ये हम तकरीबन अपना बस चैप्टर नंबर 2 जो है वो एंड कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि इसकी बड़ी सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। तमाम इंस्ट्रक्शंस 32 बिट्स की हैं। वेरी स्ट्रक्चर्ड, नो अननेसेसरी बैगेज, यानी कि बस एक ही फॉर्मेट है। और सारी 32 बिट्स की हैं और सिर्फ 3 इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है आपके पास। ये 3 हमने पढ़ लिए हुए हैं। एक रजिस्टर है, एक इमीडिएट है और एक जंप है। Rely on compiler to achieve performance. What are the compiler's goals? Help compiler where we can. अच्छा, so can anyone answer कि ये इसका क्या मतलब है कि rely on compiler to achieve performance, और compiler किस तरह आपकी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता है? क्या करेगा compiler तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? कौन बता सकता है? जी, एनीवन? कंपाइलर का क्या गोल होगा? एक बेसिक गोल तो उसका यही है ना कि उसने आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली में कन्वर्ट करना है। ये तो उसका बेसिक गोल हो गया। उसके अलावा एक एफिशिएंट कंपाइलर और एक इनएफिशिएंट कंपाइलर में कि आपका क्या ख्याल है, क्या फर्क होंगे? क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी एक अच्छे कंपाइलर के अंदर? स्टूडेंट बता सकते हैं? सर उसका वो इतनी जल्दी वो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारे ओके, सो एग्जीक्यूशन टाइम इज इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, कि वो कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन वो जल्दी, यही मेरा सवाल है कि वो क्या करेगा कि वो कोड जल्दी एग्जीक्यूट होगा, यानी उसकी क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा? सर सिंपल हार्डवेयर। नहीं, हार्डवेयर तो बन गया हुआ ना, हार्डवेयर तो अब बना हुआ है और असेंबली लैंग्वेज भी बन गई हुई है। और कंपाइलर हार्डवेयर को तो नहीं चेंज कर सकता जाके। देखिए, अगर आप चैप्टर 1 को रिकॉल करें तो हमने कहा था कि आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक आपका होता है इंस्ट्रक्शन काउंट, आईसी, इनटू सीपीआई, क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, इनटू क्लॉक साइकिल टाइम। क्लॉक साइकिल टाइम आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते कंपाइलर, ठीक है। अब आपके पास 2 चीजें रह जाती हैं, एक आपका रह जाता है इंस्ट्रक्शन काउंट और दूसरा रह जाता है क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन।
अब क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन भी एक हार्डवेयर का वो है कि वो कितने क्लॉक साइकिल्स लेता है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। तो आखिरी चीज जो रह जाती है वो है आपका इंस्ट्रक्शन काउंट। यानी इंस्ट्रक्शन काउंट आपका जितना कम होगा उतनी जल्दी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कंपाइलर का रोल यहाँ पे आता है इंस्ट्रक्शन काउंट में, कि एक अच्छा कंपाइलर जो है आपके प्रोग्राम को जब असेंबली में कन्वर्ट करेगा तो कम से कम इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो उसको कन्वर्ट कर देगा, और कम इंस्ट्रक्शंस होंगी तो आपको ज़ाहिर एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लगेगा। अगर आपने खराब लाइन एफ कंपाइलर डेवलप किया हुआ होगा तो वो क्या करेगा, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट तो करेगा लेकिन बहुत ज्यादा असेंबली की इंस्ट्रक्शंस ले लेगा उनको कन्वर्ट करने के लिए। जब वो ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लेगा आपका इंस्ट्रक्शन काउंट बढ़ जाएगा, जब इंस्ट्रक्शन काउंट बढ़ेगा तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। तो कंपाइलर का गोल ये होता है कि इंस्ट्रक्शन काउंट को कम से कम रखे असेंबली के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है सारे लोगों को? यस ठीक है। सो अगेन समरी ऑफ मिप्स, ये सारी चीजें हम देख चुके हुए हैं। वी हैव अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट की हैं। हमारे पास टोटल 32 रजिस्टर्स हैं। हमारे पास ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर हमारे पास डेटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर हमारे पास कंडीशनल ब्रांचेस हैं, फिर अनकंडीशनल जंप है। अच्छा, नाउ ऑल्टरनेटिव आर्किटेक्चर्स, ये हमने मिप्स का एक आर्किटेक्चर अभी पढ़ा और इसकी इंस्ट्रक्शंस को भी हमने देखा। इसके अलावा भी बहुत सारे और आर्किटेक्चर्स हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, और उसमें ऑल्टरनेटिव क्या है? उसके अंदर ये है कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स ये कहते हैं प्रोसेसर्स के कि हम लोग ज्यादा पावरफुल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बनाएंगे, यानी कि बजाय इसके कि जैसा मिप्स में तो बिल्कुल सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है, और एक ही इंस्ट्रक्शन में बहुत सारा काम हम लोग कर लेंगे। तो असेंबली की इंस्ट्रक्शन होगी लेकिन पावरफुल होगी और उसमें बहुत सारी चीजें जिस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज आपकी पावरफुल होती है उसी तरह से हम असेंबली को भी उतना ही पावरफुल कर देंगे। तो गोल क्या है? टू रिड्यूस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड। यही जैसा मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन काउंट जो है उसको वो कम कर देगा। जाहिर है क्योंकि जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस होंगी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो कम इंस्ट्रक्शंस के अंदर वही काम हो जाएगा जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस में ज्यादा इंस्ट्रक्शंस में होना है। जैसे अगर आपकी विकेबलरी में 4-5 ही लफ्ज हैं और आपने सारी चीज उन 4-5 लफ्जों में ही कहनी है तो आपको बहुत ज्यादा लफ्ज चाहिए, वही 4-5 बहुत दफा रिपीट होंगे तो फिर वो काम होगा। अगर आपकी विकेबलरी 100 लफ्जों की है तो आप उसी बात को कम जगह में बयान कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आप करते हैं कि हम आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड कम हो जाए, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जब आपकी पावरफुल इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो आपका हार्डवेयर भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब आपका हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका साइकिल टाइम स्लो हो जाता है, यानी कि उसकी क्लॉक स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, या उसका सीपीआई बढ़ जाता है, क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, यानी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने उसको क्लॉक साइकिल्स चाहिए वो बढ़ जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन तो कम हो जाती है लेकिन सीपीआई बढ़ जाता है या क्लॉक साइकिल टाइम जो है वो बढ़ जाता है, क्लॉक रेट स्लो हो जाता है। तो अगेन परफॉर्मेंस इक्वेशन है आईसी इंटू सीपीआई इंटू क्लॉक साइकिल टाइम। ये तीनों चीजें इफेक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को, खाली एक चीज नहीं होती। तो अगर आपने इंस्ट्रक्शन काउंट कम कर दिया लेकिन उसकी वजह से आपकी क्लॉक स्लो हो गई तो मे बी आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे थे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस के साथ, ठीक है। तो ये 80s के अंदर ये बहुत आर्गुमेंट बना और इसमें दो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स बन गए। एक था रिस्क आर्किटेक्चर जिसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और दूसरा बना सिस्क जो था कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो कुछ कंप्यूटर कंपनीज जो थी, प्रोसेसर की कंपनीज, वो रिस्क की तरफ चली गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये देखा कि सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऑल्दो ज्यादा होती हैं लेकिन क्योंकि साइकिल टाइम कम होता है, सीपीआई बेहतर होता है, तो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम हमें बेहतर मिल जाता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट।
कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट वाले जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस ही बनाएंगे, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होगी तो इंस्ट्रक्शन काउंट आपका कम होगा। लेकिन फिर हुआ ये कि ये जो सिस्प था, ये लोगों को पता लगा कि नहीं, इससे परफॉर्मेंस नहीं मिलती, सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ज्यादा परफॉर्मेंस देती हैं बनिस्बत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की। तो उसके बाद से जितने भी वर्चुअली ऑल न्यू इंस्ट्रक्शन सेट्स 1982 हैव बीन रिस्क। तो उसके बाद से ये आपका रिस्क आर्किटेक्चर ही चल रहा है। चाहे कोई भी प्रोसेसर आप लें, बुनियादी तौर पे उसका आर्किटेक्चर रिस्क होगा, यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? अच्छा, सो अगेन हमारे पास जो डोमिनेंट आर्किटेक्चर्स हैं वो x86 है, जिसको 8086 कहते हैं। ये जो इंटेल आर्किटेक्चर है, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1978 में। 1978 में इंटेल केम अप विद 16-bit आर्किटेक्चर व्हिच वाज कॉल्ड 8086। उसके बाद 1980 में उन्होंने इसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर भी ऐड कर दिया, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को बहुत अच्छा ऐड कर सकता था। 82 में 286 आया, 85 में 386 आया, फिर ये पेंटियम आया, पेंटियम प्रो 95 में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद अब इंटेल कोर 2 डुओ और वो सब कुछ है। लेकिन ये आर्किटेक्चर जिन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड है वो 1978 से चली जा रही है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो कहता है कि दिस हिस्ट्री इलस्ट्रेट्स द इम्पैक्ट ऑफ गोल्डन हैंडकफ्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। गोल्डन हैंडकफ्स का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? जी, एनीवन? गोल्डन हैंडकफ्स का मतलब ये है कि ये हैंडकफ्स है कंपैटिबिलिटी के। आपने अपने प्रोसेसर को कंपैटिबल रखना है प्रीवियस सॉफ्टवेयर के साथ, प्रीवियस चीजों के साथ। अगर आप बिल्कुल नया इंस्ट्रक्शन सेट बना देंगे तो वो कंपैटिबल नहीं रहेगा, वो चलेगा नहीं। लेकिन चूंकि आपने कंपैटिबल रखना है, इस वजह से आप बहुत ज्यादा उसमें चीजें नहीं डाल सकते, नहीं। तो आपके हैंडकफ्स हैं, यानी आपके हाथ बंधे हुए हैं कंपैटिबिलिटी की वजह से। बहुत ज्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते। लेकिन दीज आर गोल्डन हैंडकफ्स। गोल्डन क्यों है? क्योंकि आपके हाथ तो बंधे हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपके प्रोसेसर इतने ज्यादा रहे हैं, क्योंकि वो कंपैटिबल है, इसलिए वो गोल्ड के भी बने हुए हैं। तो आपको इतने हैंडकफ्स वो इतने बुरे भी नहीं लगते। सो ऑल्दो आप बड़ी चीजें डिजाइन भी करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अरबों डॉलर आपको मिल भी रहे होते हैं हैंडकफ्स पहनने की वजह से, तो आप वो पहने भी रखते हैं। दीज आर द गोल्डन हैंडकफ्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। ठीक है जी, क्लियर है? So that's it. This ends chapter number 2. हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा कि हमने कहा इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्सिटी इज ओनली वन वेरिएबल, लोअर इंस्ट्रक्शन काउंट वर्सेस हायर सीपीआई, लोअर क्लॉक रेट। सो या हम इंस्ट्रक्शन काउंट को कम कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा सीपीआई बढ़ जाएगा, क्लॉक स्लो हो जाएगी। या हम इंस्ट्रक्शन काउंट बढ़ा दें और सीपीआई को लो कर दें, क्लॉक को तेज कर दें। डिजाइन प्रिंसिपल हमारा हार्डवेयर के अंदर हमेशा यही है कि मेक हार्डवेयर सिंपल। जब हार्डवेयर सिंपल होगा तो स्मॉलर होगा, और स्मॉलर जो है दैट विल बी फास्टर। ठीक है। तीसरा रूल ये है कि गुड डिजाइन डिमांड्स कॉम्प्रोमाइज। कोई भी अच्छा डिजाइन जिंदगी में जब भी आप करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ेंगे। इवन आप जब कोड भी लिखेंगे तो उसमें कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। ये एक डिजाइन का हिस्सा होता है। और चौथा प्रिंसिपल हमने पढ़ा, मेक द कॉमन केस फास्ट। ये जो एमडल्स लॉ था, एमडल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और इसके अंदर एमडल्स लॉ यही है कि जो इंस्ट्रक्शंस कॉमनली एग्जीक्यूट होती हैं, बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट होती हैं, उनको तेज करें, उनकी स्पीड को बढ़ाएं। तो उसका जो आपको फायदा होगा वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू कि आप जो इंस्ट्रक्शंस रेयर हैं
उनको स्पीड अप करने की कोशिश करें, उसका फायदा आपके पास कम होगा। ठीक है, तो दिस एंड्स चैप्टर नंबर 2। इंशाल्लाह कल हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने एक मेकअप क्लास करनी है, और मैं जो टाइम एडजस्ट कर रहा हूँ क्लास के लिए वो है, आपका मैंने टाइम टेबल देखा है, अगर हम लोग फ्राइडे को जुम्मे के बाद यानी 2:30 बजे क्लास रखें, दिस फ्राइडे एट 2:30, तो क्या सारे लोग अटेंड कर सकते हैं सर इस फ्राइडे पे? इस फ्राइडे को? जी जी जी, इसी फ्राइडे को। कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो देन इट इज कंफर्म्ड, इस फ्राइडे को 2:30 बजे हम लोग अपनी मेकअप क्लास करेंगे। सर ये 2 आवर्स वाली है या 1 आवर वाली है? ये 2 आवर वाली होगी। 1 आवर वाली की खैर है, वो यार 1 घंटा आखिर में रह भी गया तो उतना नहीं फर्क पड़ता। 2 घंटे की करेंगे, बस मटेरियल कवर करना है। अगर जल्दी फारिग हो गए तो जल्दी फारिग हो जाएंगे, नहीं हुए तो नहीं हुए, लेकिन आप अपना एलोकेटेड टाइम 2:30 to 4:30 ही रखें। ठीक है सर। हाँ, मैं आपको 4 तक फारिग कर दूं, क्योंकि कोर्स हमने काफी कवर किया हुआ है, तो मुझे कोई इतना मसला नहीं है। मटेरियल हमारी स्पीड सही है, और अभी हमारे पास 3 हफ्ते और हैं मिड टर्म तक, तो इंशाल्लाह मिड टर्म तक का कोर्स हमारा कवर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3 हमारा हो जाएगा। सर ऑन कैंपस ही हैं यार बड़ा आपका मुश्किल सवाल है, मुझे नहीं पता। अब कल मीटिंग है शफकत महमूद की सारी, तो वो बताएंगे कि उन्होंने कब तक बंद रखना है यूनिवर्सिटीज को। ज़ाहिर है ये मंडे को तो नहीं खुल सकता, मुझे तो नहीं लगता कि वो शफकत महमूद कहेंगे कि जी अगले मंडे से दोबारा क्लासेस स्टार्ट हो जाए, जितने केसेस हो रहे हैं स्पेशली लाहौर में। अब वो अगर 2 हफ्ते के लिए बंद करते हैं तो फिर एक कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद आपके मिड टर्म्स हैं, तो होगा। लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि आप तैयारी ऑन कैंपस के हिसाब से ही करें, नहीं तो लास्ट सेमेस्टर वाला हिसाब ना हो कि आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन होगा और ऑन कैंपस हो जाए और फिर सब लोग फेल हो जाए। तो आप अपने वर्स्ट के सिनेरियो के लिहाज से ऑन कैंपस एग्जाम की ही तैयारी रखें, ठीक है जी? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं।